मैं दिलीप सर आज क्लास 10th के प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आने वाले क्लास 10 बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे या बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश की किरणें किससे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से सभी। तो सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश की जो किरणें गमन करती है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेकंड प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, प्रकाश पराबैंगनी तरंग का या पराश्रव्य तरंग का। तो सही जवाब प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वह है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। थर्ड प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। तो समतल दर्पण में सही जवाब कैसे क्या हो जाएगा? आभासी। इसमें आभासी भी बनता है, आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसमें आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। 5वां नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए फिर वही बात हो गया कि समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब होता है। तो सीधा भी बनता है, सही है, अब बराबर भी बनता है, सही है, और आभासी भी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो क्या होती है? तो एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो इन्फिनाइट होती है, यानी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह भी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। एक लड़का समतल दर्पण में 100 cm की दूरी पर लंबवत खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब की बीच की दूरी कितना होगी? यानी एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने में यदि आगे में 100 cm की दूरी पर कोई है तो उसका इमेज समतल दर्पण में पीछे की और 100 cm की दूरी पर बनेगा, 100 cm की दूरी पर बनेगा। तो लड़के और प्रतिबिंब की दूरी कितना हुआ? यानी इधर और इधर के बीच में इधर 100 है, इधर 100 है, यानी टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 200, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 11 नंबर है, परावर्तन के नियम लागू होता है। तो परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? केवल समतल दर्पणों पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या सभी परावर्तित पृष्ठों पर? तो परावर्तन का नियम जो लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। 12 नंबर प्रश्न कहता है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। देखिए ये हो गया हमारा, ये आपतन आने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं, टकरा कर जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और आपतित किरण तो ये हो गया इन आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 30 नंबर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं?
तो इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ से दर्पण से इधर से आया और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे कट गया। तो जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को हम एफ कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न कहता है यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ बोला कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये टोटल यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से टकरा गया। तो यहाँ पे जो बोल रहा है वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन बना रहा है, ये एंगल। जब ये एंगल 90 डिग्री है यानी इसके बीचों बीच में क्या हमारा आएगा, अभिलंब आएगा। और अभिलंब आएगा तो 45 डिग्री दोनों भागों में बंट जाएगा। यानी 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न कहता है, 15 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखें। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अब जैसे कि हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं, तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उठा होता है, यानी बाहर की ओर होता है और अंदर की ओर सरफेस होता है। वहीं अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है धंसा होता है और बाहर की ओर पॉलिश की गई होती है ना। चलिए ठीक है, अगला आ जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्यतः कितने तरह के होते हैं, तो दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 16 नंबर में दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये वही बात हो गया, दर्पण मुख्यतः। अब यहाँ केवल दर्पण की बात किया है। देखिए 15 में बोला है गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है, तो गोलीय दर्पण तो 2 तरह का होता है, लेकिन दर्पण कितने तरह का होता है, तो यहाँ दर्पण 3 तरह का होगा। एक समतल दर्पण हो गया, एक उत्तल दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, है ना। तो एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो दर्पण कितने तरह का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 3 तरह का होता है। गोलीय दर्पण की ज्यामिति वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या यानी बीच के बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यानी पी से इसे इंडिकेट किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न कहता है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र की मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब यदि हम बात करते हैं प्रधान अक्ष कैसे हो गया, तो ये हमारा दर्पण है। अब दर्पण में यदि हम यहाँ से ये मुख्य, ये हमारा पोल हो गया, पोल, और ये हो गया मेरा सी हो गया, और सी, तो सी और पी के बीच ये जो रेखा खींची जाती है इस रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर कहता है कि 16 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कैसे समझे, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाता है दर्पण। अब दर्पण की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यदि ये ध्रुव है और दर्पण के ध्रुव, और ये हो गया हमारा सी वक्रता केंद्र, और इसके बीच का दूरी हो गया एफ फोकस। तो बोला कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ से सी से लेके पी तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और एफ से लेके पी के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। यानी एफ इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है r/2, यानी r हो गया वक्रता त्रिज्या। वहीं बात करेंगे कि यदि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू एफ, है ना। चलिए, यानी सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, आइए, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने, 18 नंबर प्रश्न है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष।
किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अभिसारक दर्पण किसे कहते हैं? अब अभिसारक दर्पण किसे कहते हैं? तो अभिसारक दर्पण और अभिसारी दर्पण, दो दर्पण होता है। तो अभिसारी दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करती है, और अपसारी दर्पण या अभिसारक दर्पण हम अवतल दर्पण को कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देती है ना। तो अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हमने बताया कि गोलीय दर्पण उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो यहाँ बोल रहा है कि F इज इक्वल टू R/2 होगा, या फिर R पूछेगा तो 2 × F होगा। हमारा ऑप्शन यदि हम बात करते हैं तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा टेली कर रहा है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए अभी हमने देखा कि बोल रहा है कि R और F, तो बोल रहा है कि 22 नंबर में कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, यानी ये 20 cm दे रखा है, और इसकी फोकस दूरी यानी F हमें आपसे निकालने बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू R/2 होता है। तो यहाँ से R हम 20 का आधा कर देंगे, 2 से हमारा कट गया, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है सही जवाब, यानी 22 का सही जवाब होगा बी। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 23 नंबर कहता है कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, यानी वक्रता त्रिज्या यानी दिया है R इज इक्वल टू हमारा दिया है 32 cm। तो हमें निकालना है कि F कितना होगा। तो फिर से हम F यदि हम यहाँ बात कर रहा है तो R/2 हो जाएगा, यानी 32 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी 16 हो जाएगा। सही जवाब कितना आ जाएगा 16 cm। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। फिर से यदि हम बात कर लेते हैं 24 नंबर प्रश्न के लिए, तो देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R की बात कर रहा है, कैपिटल R की बात कर रहा है, 50 cm है। तो बोल रहा है फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी यानी F की बात किया है, तो हम अभी बताएं R बराबर R/2 हो जाएगा। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, तो 50/2 यानी मेरा 25 आ जाएगा। तो 25 कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी में हमारा 25 cm है, यानी सी इज राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न कहता है 25 में यदि F का मान 12 cm है, यदि F का मान 12 है तो R का मान कितना हो जाएगा। तो आराम से हम बता सकते हैं कि यदि F हमारा 12 cm है तो R मेरा कितना होगा, तो 2 × 12 यानी 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 26 नंबर है यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 है तो फोकस दूरी कितनी है। आसानी से ऑप्शन नंबर बी बताएंगे 27 cm। F का मान 16 cm है तो R कितना होगा, तो R हमारा दुगुना होगा, यानी 16 दूनी 32 आ जाएगा। 28 नंबर है गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। गोलीय दर्पण का यदि आवर्धन का मान धनात्मक है तो वह आभासी और सीधा होता है। गोलीय दर्पण के आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। 31 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। 32 नंबर है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 33 नंबर है किस दर्पण में आभासी फोकस होता है, तो किस दर्पण में जो
फोकस होता है तो आभासी होता है। तो सही जवाब उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो आभासी होता है। 34 नंबर है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो वास्तविक फोकस अवतल दर्पण में होता है। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। देखिए ये हमारा इमेज है, यदि हम यहाँ पे हम बना लेते हैं ये दर्पण, और दर्पण से ये हमारा दर्पण है, ये हमारा पोल है यानी ध्रुव है, यहाँ पे सी हो गया। अब सी और पी को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, और आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण है। आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कट जाती है, ये सीधा कटेगी, तो कटने के बाद जहाँ पे कटती है उसको हम एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं, है ना। तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एफ कहते हैं, फोकस कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार सीधा बनता है, तो वह कौन सा दर्पण है? यानी वस्तु के बराबर सीधा बनता है तो वह समतल दर्पण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। लेकिन और यदि ऑप्शन दिया है डी में हमारा दे रखा है, डी में हमारा समतल भी दिया है और उत्तल भी दिया है, यानी 36 का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे कि उसका समान आकार का और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अब ये हमारा है अवतल दर्पण, यहाँ पे P है, अब यहाँ पे C है। अब बोला है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है कि उसका समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यह कंडीशन जब C पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका इमेज C पर ही बनता है ना। ये हमारा दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से F इधर आ जाएगा, और जो F से होते हुए ऐसे यहाँ कटेगा, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, यहाँ पे कटेगा, है ना। तो जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा उसका इमेज बनता है। तो जब सी पर रखा जाता है तो उसका इमेज भी कहाँ पर बनता है? सी पर ही बनता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यही क्वेश्चन है। 37 और 38 दोनों सेम है, यानी सी ही होगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर। 39 प्रश्न कहता है कि किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु कहाँ रखी जाती है? तो यह अवतल दर्पण में देखिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, तब उसका आकार जो होता है वो बड़ा और आवर्धित बनता है। कैसे समझे दे? जैसे कि यदि हम इसको अवतल दर्पण बनाते हैं तो यहाँ पे जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का ये P हो गया, और P यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे F हो गया। तो वस्तु को P और F के बीच जब खड़ा किया जाता है तो एक तो यहाँ C से होते हुए प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो C से जो जाती है तो वो C से रिटर्निंग भी आ जाती है, और एक दर्पण के पोल से होके जब कटती है तो ये आवर्धित रूप में अपोजिट तरफ हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो जहाँ पे कटती है वो वस्तु से बड़ा और काल्पनिक बनाती है। यदि हम ये जो हम बनाते हैं ये हमारा वस्तु है तो उसका इमेज ये वाला बन रहा है, तो वस्तु का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा होगा। या इसी का इस्तेमाल होकर सैलून में जो कपड़ा चेहरे को जो रखा जाता है या बाल कटिंग किया जाता है, तो इसी का इमेज लेके किया जाता है, जिसमें हमारा चेहरा जो होता है बड़ा दिखता है, पिंपल बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो अवतल दर्पण को P और F के बीच ही रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः या किस में होता है? तो यह दो कंडीशन में होता है, या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। 41 नंबर है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का छोटा प्रतिबिंब बनाता है?
अब यहाँ बोल रहा है आभासी भी बनाएगा, सीधा भी बनाएगा और वस्तु से छोटा भी बनाएगा। तो सीधा तो बनाता है हमारा समतल दर्पण भी, अवतल दर्पण भी, लेकिन यहाँ बता रहा है कि छोटा, तो छोटा के लिए कंडीशन एक आ गया है, तो छोटा अवतल में भी बनता है, यानी ऑप्शन ए और बी में है। लेकिन यहाँ आभासी सीधा, तो सीधा अवतल में सीधा नहीं बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 42 नंबर है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में ही वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और समतल दर्पण में बराबर बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में तीनों कंडीशन बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल दर्पण में अभी हमने बताया कि आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें आभासी और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक जब वस्तु के पीछे बनता है उसका इमेज, और जब वास्तविक जब वस्तु के आगे रखा जाता है, आगे उसका प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। 44 नंबर प्रश्न कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अभी हमने इस प्रश्न का तुरंत अभी जवाब दिया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। यही वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बनता है, यानी 44 का सही जवाब ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, सही है, सही है। उत्तल दर्पण में उल्टा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, ये तो सीधा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 46 नंबर है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, अपना चेहरा देखने के लिए, या सूक्ष्मदर्शी में। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब इसका इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसका यह जो इमेज बनाता है वस्तु का छोटा इमेज बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। क्यों, क्योंकि यह किसी भी वस्तु का जो इमेज बनाता है वो छोटा बनाता है। क्या बनाता है, छोटा बनाता है और सीधा बनाता है, और ये एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र में बनाता है, मतलब एक पूरा एरिया कवर करके बनाता है। इसलिए सही जवाब होगा 47 का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न कहता है जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है। अब देखिए, यदि बोल रहा है कि यदि किसी बिंब को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, हमने इस बात का जिक्र किया था कि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में वस्तु को यहाँ P है और यहाँ पे C है, तो F हो गया। तो P और F के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो एक C से होके गुजरती है और एक पोल से होके गुजरती है। तो पोल से होके इधर गुजरने के बाद ये आभासी आग पीछे की ओर बढ़ाया जाता है और यहाँ पे कट जाता है। तो जहाँ पे कट जाता है तो वो कैसे बनता है, तो बोल रहा है ये कैसा इमेज बनता है, तो ये सीधा बनता है, बिल्कुल राइट है। और जो दर्पण के पीछे बनता है इमेज वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, काल्पनिक, यानी 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 49 की यदि हम बात करते हैं तो किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखिए 48 वाला क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया है, केवल उलट के पूछ दिया है कि कहाँ रखा जाए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके।
तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है? अभी हमने पढ़ा था 48, 49, 50 सब सेम क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर अवतल दर्पण है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो यह उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में पीछे की वस्तुओं को देखने में करते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है तो गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में नहीं होता है। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। गाड़ी में हेडलाइट के रूप में, हाँ ये सही जवाब है, गाड़ी में हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यदि हम बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में होता है, हेडलाइट के रूप में होता है, आप समझ गए हेडलाइट। और कहाँ होता है? तो बैकलाइट में भी होता है, बैकलाइट में भी होता है। और कहाँ होता है? बैकलाइट, यहाँ टी है, बैकलाइट समझिएगा। उसके बाद और कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल सैलून में होता है। कहाँ होता है? सैलून में भी होता है ना, सैलून में इसका इस्तेमाल होता है। और कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी होता है, सोलर कुकर में होता है। और कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो डॉक्टर, दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, दंत डॉक्टर जो होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, दांत के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं दांत के आंतरिक भागों को देखने में, और कान के अंदर के भागों को भी देखने में किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं। तो 52 का सही जवाब होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो गाड़ी में हेडलाइट के रूप में होता है। 53 नंबर कहता है कि वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किसका होता है? पीछे की वस्तु को देखने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? देखिए हेडलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? अभी हमने बताया अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 55 है सौर भट्ठी में किसका उत्पन्न होता है? बिल्कुल सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 56 नंबर है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? अब मोटर चालक के सामने दोनों दर्पण होता है, लेकिन यहाँ चालक के सामने का बात, यदि हम कोई भी गाड़ी का बात करते हैं तो गाड़ी का जो शीशा लगा होता है, यदि कोई भी हम एक गाड़ी बना लेते हैं, समझिए ये हमारा गाड़ी है ना, तो ये जो गाड़ी है वो कहता है कि गाड़ी के सामने यहाँ जो फ्रंट में ड्राइवर के सामने जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। लेकिन ये जो शीशा होता है जिसके आर पार हम देखते हैं बैठ के, तो यह कौन सा होता है? तो यह एक समतल दर्पण होता है। तो ध्यान रखिएगा, गाड़ी के सामने जो होता है शीशा, ड्राइवर जिसमें बाहर का पीछे का चीज़ का दृश्य, जो पेड़ पौधा का इमेज जो देखता है वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। और यदि शीशा की बात करता है तो ये शीशा जो आर पार हम देखता है वो होता है समतल दर्पण। अब आगे आ जाते हैं, यानी 56 का मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो उपयोग किया जाता है वो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखिए सोलर कुकर में भी दोनों दर्पण होता है, एक समतल दर्पण भी होता है रे उत्तल दर्पण। जैसे कि यदि हम सोलर कुकर, नॉर्मली ये समझ लीजिए कि ये हमारा एक सोलर कुकर है, सोलर बॉक्स भी है तो ये जो यदि बॉक्स में है, यहाँ पे हमारा दर्पण रखा हुआ है, तो इसको ब्लैक कलर के रंग से इसको ढक दिया जाता है, इसको पूरी तरह से ब्लैक रंग से रंग दिया जाता है। अब जो सूरज की रोशनी आती है वो मिरर से टकराने के बाद ये सीधे बॉक्स के अंदर चली जाती है, और बॉक्स के अंदर ही यह खाना को पकाती है, गर्म करती है। तो ये जो शीशा आप देख रहे हैं, इस शीशे को हम कहते हैं समतल दर्पण। ये समतल दर्पण होता है। ये कौन सा दर्पण होता है? याद रखिएगा, समतल दर्पण है। ये क्या है? प्लेन मिरर है ना। और ये जो होता है, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है हमारा अवतल दर्पण होता है। कौन होता है? अवतल दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें अंदर जाने के बाद उसको रिटर्निंग नहीं आने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है
यानी 57 का सही जवाब हो जाएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 58 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का होता है? देखिए हजामत, ये जो हजामत लिखा है, हजामत का अर्थ है कि ये सैलून में किस दर्पण का उपयोग होता है। ये हजामती दर्पण या सैलून में जो ब्यूटी पार्लर में किसका होता है? तो ये जो होता है वो अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ आ गया 59 में दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है, आपको सभी को पता होगा कि दर्पण सूत्र होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f होता है। तो ये हमारा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहीं यदि मिरर फार्मूला की बात करता है तो कुछ नहीं, ये माइनस में 1/v - 1/u ये माइनस में आ जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछना है क्या, पूछ ही दिया। दर्पण सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी। और लेंस सूत्र क्या है? तो यहाँ देखिए माइनस में 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये हमारा क्या है? लेंस सूत्र, ये लेंस सूत्र। लेकिन 1/v + 1/u यदि रहे तो ये हमारा क्या है? दर्पण सूत्र है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न कहता है कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक सूत्र क्या होता है? तो लेंस का जो आवर्धन सूत्र होता है m बराबर होता है v/u, यानी v/u कहाँ दिख रहा है? यानी डी में। यहाँ लेंस का बात किया है इसीलिए। यदि यही दर्पण का आवर्धन की बात करता है तो -v/u हो जाता है। यदि दर्पण की बात करता तो v/u होता, और यदि लेंस की बात करता तो v/u होगा। ध्यान रखिएगा, लेंस में v/u होता है और दर्पण में दर्पण का आवर्धन -v/u होता है। आगे बढ़िए। आगे हमारा कहता है कि 62 नंबर, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने तरह के होते हैं? तो गोलीय लेंस भी दो तरह के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। 65 नंबर प्रश्न कहता है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, जबकि दर्पण में 1 मुख्य फोकस होता है। 66 नंबर प्रश्न कहता है लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं। यही यदि पूछता कि लेंस दर्पण में कितना वक्रता केंद्र होता है तो 1 होता है वहाँ पे, क्योंकि लेंस क्या होता है? लेंस दो सतहों को मिला के बनाया जाता है। यदि हम इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस क्या है कि इधर का एक टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा, और एक इधर का एक टुकड़ा हो गया। अब ये दोनों टुकड़ा मिला दिया तो इसका अलग एक फोकस हुआ, एक इसका अलग हुआ, तो दोनों मिला के इस तरह दो फोकस भी बनता है। दो मुख्य फोकस, 2 वक्रता त्रिज्या, दोनों 2 बन जाते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। देखिए यही 68 में पूछ दिया कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। 69 कहता है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अब यहाँ हम बात करते हैं अपसारी और अभिसारी। अब हम लोग दर्पण में भी आते हैं और लेंस में भी। तो देखिए यदि हम बात करते हैं दर्पण में, तो दर्पण में यदि हम बात कर रहे हैं तो दर्पण क्या होता है कि यदि हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण क्या करता है? अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फोकस में संकेंद्रित करता है। अब ये संकेंद्रित करने का काम कर रहा है, इसीलिए हम अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण जो होता है इसको हम कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं, है ना? क्यों? ये दर्पण में बात हो रहा है। तो दर्पण की यदि हम बात करें तो अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं? अवतल दर्पण। लेकिन यही हम लेंस की बात करते हैं। अब लेंस में बात करते हैं तो जो प्रकाश की किरणों को क्या करती है?
अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, यानी जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करती है। तो लेंस में कुछ उल्टा ही होता है। उल्टा क्या होता है कि ये उत्तल लेंस का काम करता है। देखिए, उत्तल लेंस की यहाँ से प्रकाश की किरणें जब ये आती है तो ये केंद्रित करने का काम करती है ना। तो जब ये केंद्रित करने का काम उत्तल लेंस कर रही है तो इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, है ना। यही, लेकिन दर्पण में यही होता क्या, अवतल दर्पण हो जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। उल्टा रिलेशनशिप हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न कहता है, हाँ एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि अवतल लेंस की बात कर लेते हैं तो अवतल लेंस क्या करती है, प्रकाश की किरणों को ये फैला देती है। तो प्रकाश की किरणें इधर फैल जाएगी ये लेंस में। तो जब लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है तो इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है। तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस ये काम करती है। 70 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। तो कौन सा लेंस अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अभी हमने बताया था कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं। तो अभिसारी लेंस जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करने का काम करता है। ये हमने बताया था कि ये हमारा जो लेंस है ये क्या है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस ही प्रकाश की किरणों को क्या करती है, केंद्रित करती है। इधर से आ रही है, इधर से आने के बाद यहाँ पे केंद्रित कर रही है। यानी इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि हम दर्पण में बात करते हैं तो कौन सा दर्पण हो जाता है, जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करती है। तो प्रकाश की किरणों को यदि ये दर्पण की बात करते हैं तो ये हो जाता है अवतल दर्पण हो जाता है ना। ध्यान रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न कहता है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। तो प्रकाश केंद्र से प्रकाश की किरणें कभी भी विचलित नहीं होती है। लेंस, अब प्रकाश केंद्र कौन है तो समझिएगा, ये हमारा ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें पूरी तरह से गुजर जाती हैं। यानी ये प्रकाश केंद्र से प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों। अब फिर से वही बात रिपीट कर दिया। ये हमने पहले कहा कि अभिसारी लेंस को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को किसी जगह पे केंद्रित करती है, संकेंद्रित करने का काम करती है। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अब अपसारी लेंस, अपसारी मतलब हमने क्या कहा था, अपसारी लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है। तो ये हमारा अवतल लेंस है। और अवतल लेंस जो भी ये हमारा ओ है, तो जो ओ से जाता है वो प्रकाश की किरणें सीधे पक्ष में पास कर जाती है। लेकिन अब यहाँ से इधर जाएगी, मुड़ जाएगी, इधर से यहाँ आके इधर मुड़ जाएगी। तो इस तरह ये मुड़ने का काम करती है अवतल लेंस में। यानी प्रकाश की किरणें इसमें क्या हो रही है, फैल रही है। तो प्रकाश की किरणें जो फैलती है उसको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं ना। यानी अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। और 74 प्रश्न का यदि हम बात करते हैं, विशालक शीशा कौन होता है। तो विशालक शीशा उत्तल लेंस को कहा जाता है। 75 नंबर प्रश्न कहता है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए, उल्टा रिलेशनशिप होता है लेंस में और दर्पण में। यदि हम उत्तल दर्पण का जितने भी प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं ना, तो वो सारे प्रॉपर्टी हमारा अवतल लेंस में चला आता है, अवतल लेंस में चला आता है। ये ध्यान रखिएगा, ये उल्टा एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं, है ना। जो उत्तल दर्पण में जो होता है गुण वो अवतल लेंस में होता है। और इसी का उल्टा यदि हम करते हैं कि यहाँ पे यदि हम अवतल लेंस कर देंगे, अवतल लेंस का उल्टा होता है उत्तल दर्पण में। तो यहाँ हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75, किस प्रकार का लेंस वस्तु का उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब कौन बनाता था, अवतल लेंस बनाता था
तो वस्तु के आकार का जब सी पे रखा जाता था तो ये प्रॉपर्टी हमारा उत्तल लेंस में चला आएगा, है ना। कैसे चला आएगा, तो यदि हम देख लेते हैं ये उत्तल लेंस है। अब यहाँ जब 2F पर वस्तु को रखा जाता है 2F पर यहाँ पे, तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है, ये 2F पर ही पीछे की ओर बनता है, यहाँ पे जस्ट दुगुना दूरी पर, यहाँ पे इसका इमेज 2F पर बनता है ना। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, ये हो गया हमारा 75, सही जवाब बी होगा। 76 नंबर कहता है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखने पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे रखा जाता है, तो F और 2F के बीच में रखा जाता है। 78 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो किस प्रकार का लेंस वस्तु से सीधा छोटा और छोटा बनाता है आकार में, तो यह अवतल लेंस बनाता है। 79 प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह आभासी और सीधा होता है। इस वीडियो में बस इतना है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।